एपिसोड 2। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में पढ़ा कि कैसे ऋचा अपने परिवार और छोटी बहन जूली के साथ बहुत खुश रहती है। बस उसके जिंदगी में एक सपना है जो उसे परेशान किए हुए है। इधर यशोधर को जब पता चलता है कि वो जिन बाबा को ढूंढ रहे हैं वो आज भी उसी नरगिसगढ़ गांव में ही रहते हैं। उस गांव का नाम सुनते ही उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। इधर ऋचा और जूली घर से बाहर जाने के लिए जमुना को मस्का लगाने पहुंच जाती है। अब कहानी आगे। जूली ऋचा से ज्यादा चालाक थी झूठ बोलने में, जबकि ऋचा झूठ नहीं बोल पाती थी और अगर बोलती भी थी तो वो पकड़ी जाती थी। इसीलिए जूली झट से जमुना से बोल पड़ी। मम्मा वो मैं क्या बोल रही थी, चूंकि दिदू घर में रह रहकर काफी बोर हो चुकी है। उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है और अभी उनकी जॉब लगी नहीं है। तो मुझे लगता है इसीलिए उनके मन में आलतू फालतू के सपने आते रहते हैं। इसीलिए मैं सोच रही थी क्यों ना दिदू के साथ कुछ देर बाहर घूम आओ, उससे उनके मन से वो सारी बात भी निकली रहेगी और उनका मन भी खुश रहेगा। ओहो तो ये बात है। तभी तो मैं सोचूं कि आज मेरी बेटियां मुझे इतने संस्कारी क्यों दिखाई दे रही है। ऐसा तो तभी होता है ना जब तुम दोनों को हमसे कुछ काम होता है। नहीं मम्मा ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं जूली को बोल ही रही थी कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ पर ये समझती ही नहीं है मेरी बात। ऑफो दिदू आप चुप रहो ना, मैं मम्मा से बात कर रही हूँ ना। दोनों की बात सुनने के बाद जमुना किचन से बाहर चली गई। उन्हें ऐसे बाहर जाते देख जूली ऋचा की तरफ देखते हुए बोली, ये मम्मा को क्या हो गया, यूं अचानक से हमें कोई जवाब दिए ये बाहर क्यों चली गई। जूली की बात सुन ऋचा मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो पहले ही बोल रही थी कि ये सब मत कर, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे अच्छा तो हम मम्मा से सीधे तरीके से पूछते तो शायद वो मान जाती। अब तो गई भैंस पानी में, अब चल कर ही कुर्ता चेंज कर, लगता है इसमें डूबी हुई हूँ। अरे अरे दिदू आप भी ना तुरंत हार मान जाती है। एक मिनट रुको तो चल कर देखते हैं मम्मा क्या कर रही है। ये बोल जूली ऋचा का हाथ पकड़ किचन से बाहर आ गई और सीधे जमुना के पास जाते हुए बोल पड़ी, मम्मा आप बिना कोई जवाब दिए वहां से चली क्यों आई, प्लीज बोलिए ना हम जाए बाहर घूमने। तभी जमुना जी बोलती है, वैसे तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह घूमने के लिए बहाना ढूंढती रहती हो। पर चूंकि तुम्हारी ये बात मुझे सही लगी कि बाहर जाने से ऋचा का मन कुछ सही होगा, बस इसीलिए मैं तुम दोनों को बाहर जाने की अनुमति दे रही हूँ। पर हाँ पापा के घर आने से पहले ही घर आ जाना, नहीं तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, समझी तुम दोनों। ये बात वो दोनों का कान पकड़ हल्के से मारोड़ते हुए बोली। इस पर जूली झट से बोल पड़ी, मम्मा कान दुख रहा है प्लीज छोड़ो, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहो दिदू और मैं पापा के आने से पहले घर आ जाएंगे। ये बोल जूली ऋचा को अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी जमुना दोनों को रोकते हुए कहती है, एक मिनट रुको, क्या हुआ मम्मा, क्या बिना पैसों के ही शॉपिंग कर लोगी तुम दोनों। ये लो कुछ पैसे रख लो और खूब मस्ती करना। जमुना के ऐसा करने से दोनों बहन उनके गले से लग जाती है और एक साथ बोलती है, आई लव यू मम्मा, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। इस पर जमुना दोनों के गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती है, अब बस कर, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। इतना तो समझ आता है मुझे, समझी। चल जल्दी से जाकर वापस आ जा, जब तक तुम दोनों भर रहोगी मुझे तुम दोनों की फिक्र लगी रहेगी। जमुना के कहने पर दोनों खुशी खुशी घर से निकल जाती है। चूंकि जूली ज्यादा स्मार्ट थी इसीलिए वो झट से कार ड्राइव करने के लिए आगे बैठने लगी। तभी ऋचा अपने कमर पर हाथ रखते हुए इठलाते हुए बोल पड़ी, एक्सक्यूज मी मिस जूली, तुम कार ड्राइव नहीं करने वाली हो तो वहां नहीं, आकर दूसरे तरफ बैठ जाओ, कार में ड्राइव कर रही हूँ। प्लीज दीदू मुझे कार ड्राइव करने दो ना, वैसे भी काफी दिन हो गए हैं कार ड्राइव किए, प्लीज ना। हम दोनों में बड़ी कौन है। इस पर जूली अपना मुंह फुलाते हुए बोल पड़ी, आप। तो कार मैं ड्राइव करूंगी, वैसे भी मुझे पता है तेरे हाथों में जैसे ही कार की स्टीयरिंग आएगी तो उसे हवाई जहाज समझ उड़ाने लगेगी, और मुझे अभी मरने का कोई शौक है नहीं, तो इसीलिए इधर आकर बैठ जा। क्या दीदू आपने मेरा सारा का सारा मूड ही खराब कर दिया। पर कोई नहीं, आप ही कार ड्राइव कर लो, मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि हम दोनों भर घूमेंगे निकले हैं। कितने महीने हो गए हैं ना हम दोनों को इस तरीके से अकेले घूमने निकले हुए। हाँ जूली ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। अब चल जल्दी बैठ, नहीं तो यहीं खड़े खड़े शाम हो जाएगी और पापा घर आ जाएंगे। ये बोल जल्दी से जूली और ऋचा कार में बैठ निकल पड़ते हैं घूमने। तभी जूली बोल पड़ी, दीदू कोई सॉन्ग चलाओ ना, बोरिंग लग रहा है। उसकी बात सुन ऋचा ने सॉन्ग ऑन किया और जैसे ही वो सॉन्ग ऑन हुआ बजने लगा, आजा, अब तो आजा, कब से पुकारे मेरा प्यार। दिदू, अरे आप कहाँ खो गई, और ये कैसी डरावनी सी सॉन्ग चला दी है, इसे बदलिए। जूली के कंधे पर टच करने पर ऋचा एकाएक संस में वापस आती है, और जैसे ही वो सॉन्ग सुनती है खुद उसे चेंज कर देती है और फिर बोलती है, ये सॉन्ग सुनते ही मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे कोई पुकार रहा है और मैं उसकी तरफ बढ़े जा ही हूँ। क्या दिदू आप बाहर आकर भी वही सब सोच रही है।
प्लीज कुछ वक्त के लिए वो सब भूल सिर्फ एंजॉय कीजिए, समझी? पर जूली, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे अभी एक पल को ऐसा लगा मानो। तभी बीच में जूली बोल पड़ी, बस दी अब और नहीं सुन सकती मैं ये कहानी, इसीलिए ये सब छोड़कर ड्राइव करने पर ध्यान दीजिए। मैंने ये लगाया ईयरफोन अपने कान में और अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। जूली ईयरफोन लगा अपनी आंखें बंद कर सीट पर अच्छे से लग सॉन्ग सुनने लगती है। लेकिन ऋचा के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। वो खुद में बोले जा रही थी, कोई भी मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है? जूली को भी लगता है कि ये सब बस मेरे दिमाग की उपज है, पर अगर ये सब सिर्फ मेरा वहम है तो फिर मुझे सब फील क्यों हो रहा है? और रात में वो सपना का हर बार आना और मैं वहां खुद को लाचार महसूस करना, ये सब आखिर क्या है? पर मैं क्या करूं? मम्मा पापा तो कहते हैं मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऋचा सोचते सोचते इतना डूब गई थी कि उसे यह एहसास तक नहीं था कि वो कार ड्राइव कर रही है और सामने से एक बड़ा ट्रक उसी की ओर बढ़े जा रहा था। वो जोर जोर से हॉर्न दिए जा रहा था, पर ऋचा जैसे मानो उस परछाई के वश में हो, उसे इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था और आगे बढ़े जा रही थी। लेकिन जूली को हल्की हल्की हॉर्न की आवाज आ रही थी, इसीलिए वो अपनी आंखें जैसे ही खोली, सामने से आ रही ट्रक को देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, दिदू ये आप क्या कर रही है? जल्दी से कार को साइड करो, सामने से ट्रक आ रही है। प्लीज दी, आपको हो क्या गया है? जल्दी करो वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। पर जूली के बातों को ऋचा सुन ही नहीं रही थी। तभी जूली डर के मारे जल्दी से खुद कार का स्टीयरिंग संभाल ली और जैसे ही जूली से ऋचा को हल्का सा धक्का लगा, वो वापस से संस में आ गई और सामने से आ रही ट्रक को देख एकदम डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जूली ये क्या हो गया? अब हम नहीं बचेंगे, प्लीज कोई हेल्प करो। लेकिन जूली इस वक्त ऋचा को शांत रहने को कह कार के स्टीयरिंग को हैंडल करते करते कार सड़क के साइड ला खड़ी कर दी और जैसे ही कार रुकी, वो झट से ऋचा की तरफ देख उससे गले लग बोली, दिया आपको क्या हो गया था? अभी हम दोनों इस दुनिया को छोड़ जाने वाले थे। ऋचा इतना डरी हुई थी कि वो एकदम कांप रही थी और कांपते कांपते हुए ही बोल रही थी, मुझे नहीं पता जूली कि ये सब कैसे हो गया। पता नहीं मुझे ट्रक का हॉर्न सुनाई क्यों नहीं दे रहा था। जैसे लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में चली गई हूँ। कोई बात नहीं दी, हम ठीक है, यही बहुत बड़ी बात है। और हाँ, आप इतना डरो मत, ठीक है? दी आप ये सारी बात घर पर मत बताना वरना खामखा मम्मा और पापा दोनों घबरा जाएंगे। पर जूली, अभी मेरी गलती की वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई थी, मैं इतनी बड़ी बात मम्मा से कैसे छुपाऊंगी? कोई बड़ी बात नहीं है दिदू, और आप पहले ये कांपना बंद करो। चलिए हम शॉपिंग करते हैं, वो सामने देखिए कितनी बड़ी मॉल बनी है। लगता है ये नई है, इससे पहले मैंने ये मॉल यहाँ पर नहीं देखी थी। ये बोल जूली ऋचा को शांत कर मॉल लेकर चली गई। मॉल के अंदर जाते वक्त जूली को किसी का कॉल आ गया और वो उस कॉल को अटेंड करने के चक्कर में ऋचा का हाथ छोड़ बात करने में बिजी हो गई और ऋचा आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसे सामने से वही बड़ा साया और खूंखार राक्षस जैसा शरीर खुद की ओर बढ़ता हुआ नजर आने लगा। ये देखते ही वो डर के मारे भागने लगी और भागते भागते वो जाकर एक लड़के से टकरा गई जो किसी और से मोबाइल पर ही बात कर रहा था। जैसे ही ऋचा उससे टकरा कर गिरने वाली होती है, वो लड़का ऋचा को संभाल लेता है और पहली बार उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है। ऋचा उससे रोते हुए बोलने लगती है, प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा, मुझे नहीं मरना है, प्लीज बचा लो मुझे, वो दानव मुझे लेने आया है। ऋचा को रोते देख वो लड़का उसे संभाल खड़े करते हुए अपने जेब से रुमाल निकाल देते हुए कहता है, देखो तुम पहले ये रोना बंद करो और ये लो अपने आंसू पोंछ लो, फिर मुझे बताओ कौन तुम्हें मारना चाहता है और तुम किससे बचकर भाग रही हो? मुझे तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, वो मेरे पीछे ही पड़ा है, वो वहां पर देखो, इतना बड़ा है, भयानक शरीर है उसका। ये बोल ऋचा जैसे ही अपने पीछे मूर्ति है वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है, जिस वजह से ऋचा बिल्कुल हैरान हो जाती है और बड़बड़ाते हुए उस अजनबी से कहने लगती है, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, अभी वो यहीं पर था, मैंने खुद उसे देखा था, वो मुझे मारने आया था। ओके ओके, मैं मान लेता हूँ कि तुमने जो कहा सही कहा, पर इस वक्त वो तुम्हारे पीछे नहीं है, तो तुम रिलैक्स करो और बताओ मुझे, क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? तुम्हारी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। नहीं, मेरी छोटी बहन आई है मेरे साथ, वो किसी से फोन पर बात कर रही है। और थैंक यू, तुमने मुझे उस दानव से बचाया। अच्छा अब मैं चलती हूँ। आर यू श्योर? तुम अकेली चली जाओगी? कहो तो मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। ये बोल ऋचा जाने लगी और वो अजनबी भी दूसरे तरफ चला गया। उसके जाने के बाद ऋचा को ढूंढते ढूंढते जूली उसके पास आ पहुंची और जैसे ही ऋचा जूली को देखी, झट से उससे बोल पड़ी, प्लीज जूली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, हम वापस घर चलते हैं। वैसे भी मुझे कुछ नहीं खरीदना है। क्या दीदू, अभी तो हम आए हैं और अब आप बोल रही हो कि हम वापस घर चले? वैसे मैं आपको एक बात बोलूं,
यहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड भी आया हुआ है, अगर आप रुकोगी तो मैं आपको उससे मिलवाऊंगी। जूली की बात सुनते ही ऋचा एकदम से हैरानी से बोल पड़ी, क्या तुम्हारा बीएफ? तुम ये सब कब से करने लगी जूली, और अभी तो तुम सिर्फ 18 साल की ही हो और अभी से ये सब? ये बात तुम भी जानती हो कि ये सब सही नहीं है जूली, और मम्मा पापा को अगर ये बात पता लगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। चिल दिदू, मुझे पता है सारा बात, और मैं अभी कुछ नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ अभी हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वैसे वो बहुत हैंडसम बंदा है, आप अगर उससे मिलोगी ना तो मुझे शाबाशी दोगी कि मेरी चॉइस काफी अच्छी है। देख जूली, अगर तू सिर्फ उससे बातें करती है और घूमती फिरती है वहां तक ठीक है, मगर उससे आगे तू समझ रही है ना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ मेरी बहना, मैं सब समझ रही हूँ, और आप मुझ पर यकीन रखो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तब ऋचा पूछती है, वैसे कितनी उम्र है उसकी और नाम क्या है? ऋचा के पूछने पर जूली मुस्कुराते हुए उसे देखने लगती है। जूली बोलना, ये मुस्कुरा क्यों रही है? मैं आपको पहले उसका फोटो दिखाती हूँ, फिर बाकी की बातें बताऊंगी। ये बोल जूली झट से अपने मोबाइल का लॉक खोल गैलरी में जा उस लड़के का फोटो निकाल ऋचा के तरफ करने ही वाली होती है कि तभी ऋचा के मोबाइल पर कॉल आने लगता है और वो जूली से कहती है, 1 मिनट रुक जूली, लगता है मम्मा का कॉल आया है। ऋचा ये बोल वो कॉल रिसीव करते हुए कहती है, हाँ मम्मा बोलो। ऋचा बेटा तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? वो पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा था अचानक से, इसीलिए कॉल कर ली। ऋचा मन ही मन बोली, अब मैं आपको क्या बताऊं माँ कि आज मेरे साथ क्या होने वाला था। बेटा ऋचा तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? नहीं मम्मा, मुझे क्या होगा? अभी अभी तो घर से बाहर आई हूँ और अब हम दोनों वापस घर आ रहे हैं। वैसे भी मुझे कुछ खास मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, जूली को लेकर आ जा, मैं तब तक तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाना बना देती हूँ। ऋचा कॉल रखते ही वो जूली से झट बोल पड़ी, जूली अब जल्दी से घर चल। अरे दीदू, ये आप इतनी जल्दी क्यों करने लगी? एक बार मेरे बीएफ की तस्वीर तो देख लो, और अभी तो मैं उससे मिली भी नहीं हूँ और आप मुझे भी घर लेकर जाने लगी। जूली अब तू उससे बाद में मिल लेना समझी, इस वक्त चुपचाप घर चल और मैं बातें देख लूंगी तेरी ये तस्वीरें, अभी मुझे बस घर जाना है। ये बोल ऋचा जूली को ले वापस घर चली जाती है और सीधे अपने कमरे में जाते हुए वो बेड पर लेट जाती है। क्या दीदू आप भी? अभी पापा को आने में कितना टाइम था, पर नहीं आपको मेरी कहाँ परवाह है। आज कितने दिनों के बाद रेहान से मिलती पर आपकी वजह से नहीं मिल पाए, अब पता नहीं कब मिलूंगी अपने बेबी से। जूली की बात सुन ऋचा बोलती है, ओह बड़े बेबी सेबी हो रहे हैं, जरा संभल कर छुटकी, अभी तू बालिक भी नहीं हुई है। वैसे तुम्हारा बेबी मेच्योर है या वो भी? दीदू उसका नाम रेहान है, रेहान रघुवंशी, तो आप प्लीज उसे उसके नाम से बुलाओ, बेबी सिर्फ मैं बोल सकती हूँ उसे, और वो 21 साल का है, मेच्योर बंदा है। क्या वो 21 साल का है? कहीं वो तुम्हारे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा है ना छुटकी? नहीं तो वो मेच्योर होने के बावजूद एक अनमेच्योर लड़की से रिश्ता क्यों रखा है? मुझे तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। क्या दी आपको हर बात में शक करने की आदत हो गई है क्या? आप हर बात के बारे में इतना सोचती है ना, इसीलिए आपके दिमाग में वहम करने की आदत सी बन गई है। जूली को नाराज होते देख ऋचा झट बोल पड़ती है, तू नाराज क्यों हो रही है? मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारे लिए पूछ ली। तू मेरी छोटी बहन है और तुझे कोई दिक्कत हो ये मैं कभी नहीं चाहूंगी, बस इसीलिए पूछ लिया। अगर तुझे लगता है कि वो तुझे सच में प्यार करता है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुम्हारे बेबी, आई मिनट रेहान रघुवंशी के बारे में, ओके? ऋचा की बात सुन जूली मुस्कुरा देती है और झट से जाकर उसके गले से लग जाती है। शाम का वक्त। इधर यशोधर शाम को घर पहुंचता है तो जमुना उसके हाथों से काम वाला बैग ले साइड में टेबल पर रखते हुए धीरे से और गंभीर होकर पूछती है, क्या कुछ पता चला उन बाबा का? जमुना की बात सुन यशोधर उसके तरफ देखते हुए थोड़ा परेशान स्वर में बोला, हाँ पता तो चला, लेकिन शब्द ने जमुना की बेचैनी बढ़ा दी और उसके मन में काफी सवालों का तूफान उठा दिए। ये लेकिन क्या है जी, आप परेशान भी काफी लग रहे हैं, बताइए ना, हमें बहुत घबराहट हो रही है। जमुना के सवालों का अभी यशोधर कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही वहां पर ऋचा आ गई और पीछे से गंभीर आवाज में बोल पड़ी, कौन सी बात मम्मा? जमुना और यशोधर ने जैसे ही ऋचा की आवाज सुनी वो झट से एक दूसरे को घबरा कर देखने लगे और फिर पीछे की तरफ मुड़ खड़े होते हुए बोले, कौन सी बात ऋचा? वही तो मैं भी आपसे पूछी कि आप पापा से इतने गंभीर आवाज में क्या पूछ रही है, जिसका जवाब आपको जल्दी चाहिए मम्मा। ऋचा ये बात चुलबुली अंदाज में बोलते हुए उन दोनों के पास आ खड़ी हो गई। तभी यशोधर जी बात को संभालते हुए बोले, अरे बेटा, आपकी मम्मा की तो आदत है हमें जरा सा परेशान देखी नहीं लगी पूछने की क्या हुआ है, हमें कुछ हुआ तो नहीं, ये तो इनकी डेली की रूटीन है। इस पर यमुना जी भी नॉर्मली बिहेव करते हुए बोलने लगती है,
अच्छा जी, तो सिर्फ हम ही परेशान रहते हैं, और वो क्या है जो आप आते ही पूरे घर के बारे में एक एक करके पूछते रहते हैं कि ये सही है ना, वो सही है ना। जमुना और यशोधर को ऐसे एक दूसरे से लौंक झोंक करते हुए देख ऋचा मुस्कुराते हुए दोनों के लगे से लग बोलती है, आप दोनों इस तरह झगड़ते हुए कितने प्यारे लगते हैं। सच्ची में आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लव यू मम्मा पापा। तभी वहां पर दौड़ती हुई जूली भी आ जाती है और अपनी नाक सिकुड़ती हुई कहती है, वाह देदू, मम्मा पापा का सारा प्यार और अटेंशन हमेशा आप ही ले लेती हो, और मेरे लिए तो उनके पास कोई समय ही नहीं है। जाओ, मुझे आप तीनों से कोई बात नहीं करनी है। तभी ऋचा जूली से कहती है, अब चल अपनी नौटंकी बंद कर और आ जा, तू भी हमारे गले लग जा। जिसे सुनकर जूली झट से उनके गले से लग जाती है। रात में खाना खाने के बाद जमुना जब अपने कमरे में गई तो जाकर यशोधर से पूछने लगी, जी उस वक्त ऋचा के आ जाने की वजह से आप हमें बता नहीं सके कि क्या बात बताने वाले थे, प्लीज बताइए ना क्या हुआ। पता चला उन बाबा का। जमुना जी, उस बाबा का पता तो चला, लेकिन हमें ये जानकर बहुत परेशानी हो रही है कि वो अभी तक उसी गांव में ही है, और अगर हमें उनसे मिलना है तो फिर से उस गांव में कदम रखना पड़ेगा। क्या नरगिस गर्ल, लेकिन वहां जाना तो हम सब के लिए खतरे से खाली नहीं है, खासकर हमारी बेटी ऋचा के लिए। इसीलिए तो हम भी यही सोचकर परेशान हैं। अगर हम वहां गए तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, और ऋचा उसे भी तो साथ लेकर ही जाना पड़ेगा, तभी बाबा कुछ बता पाएंगे ना, और उसे वहां ले जाना। तो अब हम क्या करें जी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इधर ऋचा पर अब वो सपना धीरे धीरे हावी होने लगा है, जैसा कि उन बाबा ने हमें 19 साल पहले ही बताया था। हाँ, ये बात तो हम भी जानते हैं। अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें वहां जाना तो पड़ेगा ही, फिर चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो। इधर ऋचा अपने कमरे में बैठ सीधा कर रही होती है सोने के लिए, और जूली खिड़की के पास खड़ी हो आसमान में चांद को देख देख कर मोबाइल पर रेहान से बात करने में लगी हुई होती है। जब ऋचा की नजर उस पर पड़ती है तो वो धीरे से उसके पीछे जा उसके हाथ से अचानक से मोबाइल छीन लेती है, और फिर कमरे में ही इधर से उधर दौड़ते हुए बोलती है, यहाँ मैं बैट ठीक कर रही हूँ और तू लगी है अपने बेबी के साथ। जरा मैं भी तो देखूं आखिर बात कैसे करता है ये तुम्हारा हैंडसम बीएफ। ऋचा की बात सुन जूली कहती है, अच्छा ठीक है दिदू, आप कर लो बात रेहान से, पर जरा जल्दी दे देना, मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ हाँ मेरी बहना, नहीं लूंगी तेरे बीएफ का ज्यादा समय, अब कर लूं बात। ये बोल ऋचा कान पर मोबाइल लगाते हुए बोलती है, हेलो। ऋचा की आवाज सुन रेहान थोड़ा सोचने लग जाता है कि अचानक जूली के बदले ये कौन बात करने लगा उससे। इसीलिए वो थोड़ा अनजाने टाइप से पूछा, एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो, और जूली का मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है। इस पर ऋचा बोलती है, ओ मिस्टर, जरा हमसे भी बात कर लो, हम कोई अनजाने तो है नहीं, हम है जूली की बड़ी बहन और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी, तो अगर तुम मुझे पसंद आए तभी मेरी बहन के साथ तुम्हारी बात आगे बढ़ सकती है, वरना तुम मेरी बहन को भूल ही जाओ। ओ अच्छा, मुझे लगा यूं अचानक जूली के बदले कौन बात करने लगा। वैसे मेरा नाम तो जूली ने बताया ही होगा, रेहान रघुवंशी। मैं कोलकाता यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका हूं और अब अपनी एक अलग कंपनी शुरू कर दिए है। वैसे पापा का तो बहुत कंपनी है हर शहर में, पर मुझे अपनी पहचान बनानी है, इसीलिए इन दिनों मैं एक गांव में अपनी प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूं। उसी सिलसिले में एक दो दिनों में गांव भी जाने वाला हूं। रेहान की बातों को सुन ऋचा बोली, बातों से तो तुम ठीक ठाक ही लगते हैं। हाँ, मगर मेरी नजर हमेशा लगी रहेगी तुम पर। मेरी बहन को ज्यादा परेशान मत करना, समझे, और उसे डांटना तो बिल्कुल भी नहीं, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम तो मुझ पर हुक्म चलाने लग गई। मुझे खुद किससे कैसे बर्ताव करना है अच्छे से पता है। तो प्लीज मुझे ज्ञान मत दो, और मुझे तुमसे बात करके बिल्कुल भी नहीं लगा कि तुम में जरा भी तमीज है। मैं क्या कोई सामान हूँ जिसे तुम खरीदने से पहले जांच पड़ताल कर रही हो। रेहान के बच्चे, तुमने मुझे बदतमीज बोला। बदतमीज होगे तुम, तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान। ऋचा की गुस्से भरी बात सुनते ही जूली उसके हाथ से मोबाइल जबरदस्ती छीन झट से फोन कट कर देती है और गुस्से से ऋचा की तरफ देखते हुए कहती है, आप क्या कर रही हो दिदू? आप तो मेरी सेटिंग एक दिन में तुड़वा दोगी। आपको मैं ये सोचकर बात करने दे दी कि आप उससे बड़ी बहन की तरह बातें करोगी, पर आप तो उसके साथ बच्चों की तरह लड़ने लगी। हाँ, तो शुरू तो तुम्हारे वो मिस्टर रेहान ने ही करी थी ना। उसने मुझे बदतमीज कहा। क्या मैं तुझे बदतमीज लगती हूँ? और क्या मैं लोगों को ज्ञान देती हूँ? ऋचा का गुस्सा देख जूली उसे शांत करते हुए बोली, ओके दिदू, अब प्लीज शांत हो जाओ और सो जाओ। मैं जा रही हूँ बाहर, यहाँ तो मुझे आप बात करने देने से रही, क्योंकि आप उसी के साथ लड़ने में लग जाओगी और हम तो बात कर ही नहीं पाएंगे। जूली इसीलिए कमरे से बाहर चली गई। उसके बाहर जाने के बाद ऋचा गुस्से से खुद में बोली, उस रेहान को तो मैं अच्छे से बताती, पर जूली ने फोन ही काट दिया। वो समझता क्या है खुद को, अपनी जीएफ की बड़ी बहन से कोई इस तरह सर बात करता है क्या?
मुझे क्या, मुझे तो अब उससे बात भी नहीं करनी है। ये बोल गुस्से से ऋचा अपने ऊपर चादर डाल सो गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और फिर वहीं हर रोज की तरह उसके सपने का दौर शुरू हो गया। इधर रेहान अपने कमरे में फोन फेंक किचन में चला गया पानी लेने। ऋचा से झगड़ा होने के बाद उसे भी ऋचा पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। न ही वो उसे जानता था और ना ही कभी उससे मिला था। फिर भी दोनों एक दूसरे से ऐसे झगड़ मुंह फुलाए हुए थे जैसे रेहान की जीएफ जूली नहीं बल्कि ऋचा हो। रेहान की माँ जब किचन की तरफ से अपने कमरे में जा रही होती है तो उनकी नजर रेहान पर पड़ जाती है जो किचन में खुद ब खुद बड़बड़ा रहा होता है। रेहान बेटा तू खुद में क्या बातें कर रहा है? और ये तू किचन में क्या कर रहा है वो भी इस वक्त? उसकी माँ थोड़ा हैरानी से पूछी। मॉम इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है, प्लीज आप मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे खुद को शांत करने के लिए आइसक्रीम चाहिए और वो मुझे मिल नहीं रही है। रेहान की बात सुन उसकी माँ नयनतारा देवी बोली। तू रुक यहीं पर, मैं ला कर देती हूँ तुम्हें आइसक्रीम। कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए? चॉकलेट फ्लेवर की। रेहान के कहने पर नयनतारा जी जाकर डीप फ्रीजर खोल उससे 2 पीस चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम निकाल रेहान के पास आ उसे देते हुए बोलती है। ये ले तेरी फेवरेट आइसक्रीम, उसे खा और अपना मूड सही कर ले। मॉम मैंने तो आपसे एक ही मांगी थी और आप 2 दे रही है। और आपको ये मिली कहाँ से? मैंने तो फ्रिज में ढूंढी थी पर मुझे तो नहीं मिली। वो फ्रिज में रखा आइसक्रीम खत्म हो गया है रेहान, लेकिन डीप फ्रीजर में थी इसीलिए मैंने वहीं से तुम्हारे लिए ले ली। ये 2 आइसक्रीम मैंने तुम्हें इसीलिए दी है ताकि तुम्हारा ये जो बिगड़ा मूड है ना जल्दी से ठीक हो जाए। अब इसे खा ले वरना ये पिघल जाएगी। नयनतारा ये बोल रेहान के गाल पर प्यार से हाथ फेर जाने लगी। तभी रेहान पीछे से नयनतारा को पकड़ते हुए धीरे से कहता है। रूडली बिहेव करने के लिए सॉरी मॉम, मैंने गुस्से में आपसे रूडली बिहेव कर दी, सॉरी। रेहान के गिल्टी फील करने पर नयनतारा जी उसके तरफ मुड़ते हुए प्यार से बोलती है। तेरा शुरू से ही यही हाल है बेटा, पहले गुस्से गुस्से में मुझे डांट देता है उसके बाद सॉरी भी बोलता है। मैं क्या तुझे समझती नहीं हूँ? इसीलिए मुझे तेरी कोई बात बुरी नहीं लगती है। मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा जब टेंशन में रहता है तभी उसे गुस्से आता है। तो तू ये आइसक्रीम खाकर आराम से सो जा, अभी रात भी काफी हो गई है। तो दोस्तों इस एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम अपने अगले एपिसोड में सुनेंगे।